दोस्तों, जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात होगी तो भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जैसे दिग्गजों का नाम जरूर लिया जाएगा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर एक सवाल बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वो ये कि आखिर जब भगत सिंह को फांसी सुनाई गई थी तब कांग्रेस और महात्मा गांधी ने क्यों इस फांसी को रुकवाने की कोशिश नहीं की? क्या गांधी को ये लगता था कि भगत सिंह अगर जिंदा रहे तो गांधी खुद बड़े नेता नहीं बन पाएंगे? और भगत सिंह, गांधी और कांग्रेस के बारे में क्या सोचते थे, आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले समझते हैं कि पूरा माजरा क्या था। 1928 में सत्याग्रह आंदोलन को दबाने के लिए पंजाब पुलिस के एसपी जेम्स स्कॉट ने भीड़ पर लाठी चार्ज करवा दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई। यूं तो भगत सिंह और लाला लाजपत राय में मतभेद थे, लेकिन फिर भी सत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और उनके साथी स्कॉट को मारने पहुंचे, लेकिन उन्होंने गलती से 21 साल के एएसपी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी और बाद में भागते हुए चंद्रशेखर आजाद को एक पुलिस कांस्टेबल चरण सिंह पर भी गोली चलानी पड़ी। इसके बाद इनकी खोज शुरू हो गई और भगत सिंह गायब हो गए। इस केस को लाहौर कंस्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। इस इंसिडेंट के लगभग 4 महीने बाद अप्रैल 1929 में भगत सिंह फिर से देश के सामने आए। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में घुस गए थे, जहां पर सरकार प्रोटेस्ट करने को इलीगल बनाने वाला लॉ पास करने वाली थी। भगत सिंह ने बॉम्ब असेंबली में खाली जगह पर फेंका था और वो डाउन विद इंपीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद और कार्ल मार्क्स के फेमस स्लोगन वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट से वहां बैठे बहरे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। इसके बाद भगत सिंह और दत्त ने खुद अपनी गिरफ्तारी दी और एक ट्रायल शुरू हुआ। इस ट्रायल में भगत सिंह ने खुद अपना मुकदमा लड़ने का फैसला किया और बटुकेश्वर दत्त को कांग्रेस के एक मेंबर और लॉयर आसिफ अली ने रिप्रेजेंट किया। इस ट्रायल में भगत सिंह और दत्त को 14 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन फिर बाद में कुछ नए सबूतों से पता चला कि भगत सिंह का हाथ जॉन सॉन्डर्स के मर्डर में भी था, इसीलिए एक नया ट्रायल इन पर चलाया गया। भगत सिंह तो पहले से ही जेल में थे, लेकिन उनके साथी जतिन दास, गया प्रसाद, राजगुरु, सुखदेव और किशोरी लाल जैसे बाकी कई क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया गया। भगत सिंह ने इसके बाद जेल में एक भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसमें उनकी ये मांग थी कि उन्हें जेल में बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए और एक पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि किसी अपराधी की तरह। ब्रिटिश सरकार अगर भगत सिंह को पॉलिटिकल प्रिजनर बना देती तो दुनिया भर में भगत सिंह एक ऑपोजिशन की तरह उनके सामने खड़े हो जाते, पर सरकार चाहती थी कि भगत सिंह को सिर्फ एक देशद्रोही आतंकवादी की तरह ही देखा जाए, इसीलिए उन्होंने ये मांगे ठुकरा दी। इस बीच जवाहरलाल नेहरू भी भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने जेल पहुंचे थे। हड़ताल के 63 दिन बाद जतिन दास की भूख से मौत हो गई और सुभाष चंद्र बोस ने उनके शरीर को कलकत्ता भेजने का इंतजाम किया और उनकी अंतिम यात्रा में 5 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी। 116 दिन बाद जब भगत सिंह के पिता ने उनसे भूख हड़ताल बंद करने की मांग की तो उन्होंने इसे छोड़ा। ट्रायल के वक्त ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह के कई साथियों को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था। साथ ही जब भगत सिंह ने कहा कि वो इस ट्रायल में शामिल नहीं होंगे तो सरकार एक नया अध्यादेश ले आई, जिसके मुताबिक मुजरिम का ट्रायल में शामिल होना जरूरी नहीं था। वायसरॉय इरविन ने इमरजेंसी घोषित कर दी और ट्रायल को तेज करने के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल भी बना दिया। महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा, यह ट्रायल ये शॉर्टकट एक तरह की सैन्य तानाशाही है। इस बीच भगत सिंह के पिता ने इस ट्रिब्यूनल को एक पत्र लिखा और कहा कि उनका बेटा निर्दोष है। भगत सिंह को जब इसका पता चला तो अपने पिता पर इतना गुस्सा है कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ये किसी और ने किया होता तो मैं उसे विश्वासघात मानता। कुछ ही दिनों में भगत सिंह और उनके साथियों को सजा सुना दी गई। 31 जनवरी 1931 में गांधी ने इलाहाबाद में इस फैसले की निंदा की। इसके बाद 14 फरवरी को तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय जैसे कांग्रेसी नेताओं ने वायसरॉय को इस फांसी को रोकने के लिए कहा। 18 फरवरी को गांधी खुद वायसरॉय से मिले और उन्होंने इस फांसी को सस्पेंड करने की मांग की, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी था कि भगत सिंह से लिखवा लिया जाए कि वो आगे से हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। ये लिखवाने के लिए कांग्रेसी नेता आसिफ अली लाहौर पहुंचे, लेकिन भगत सिंह ने मना कर दिया। मार्च में फिर गांधी ने एक पब्लिक मीटिंग में भगत सिंह की फांसी का विरोध किया। 17 मार्च को नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आजाद मैदान में यही कहते दिखे। 18 मार्च को प्राणनाथ मेहता, जो भगत सिंह और उनके साथियों की तरफ से ये केस देख रहे थे, उन्होंने उन्हें एक मर्सी पिटीशन फाइल करने के लिए कहा, क्योंकि उनकी जिंदगी देश के लिए बहुत जरूरी थी। भगत सिंह ने पिटीशन तो लिखा, लेकिन वो मर्सी पिटीशन नहीं था। उसमें ये लिखा गया था कि वो चाहते हैं उन्हें वॉर क्रिमिनल्स की तरह गोली मार दी जाए। 22 साल का एक नौजवान ये पिटीशन पंजाब के गवर्नर को ये पत्र लिख रहा था। खुद ही सोचिए उनमें क्या जज्बा रहा होगा।
19 मार्च को गांधी और वायसराय इरविन फिर मिले और इस फांसी को रोकने की कोशिश फिर की गई, लेकिन इरविन का कहना था कि उनके पास इस फांसी को रोकने की कोई वजह नहीं है। सच ये था कि वायसराय के ऊपर पंजाब पुलिस और वहां के अफसरों के कारण बहुत दबाव था। अगर ये फांसी रुक जाती तो वो सभी लोग इस्तीफा देने तक को तैयार थे। 20 मार्च को गांधी होम सेक्रेटरी हर्बर्ट इमर्सन से इस मामले में फिर मिले। 21 मार्च को फिर इरविन से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद अगले दिन एक और बार गांधी ने इरविन को फांसी रोकने के लिए कहा, और जब सभी रास्ते फेल हो गए तो गांधी ने एक ऑफिशियल लेटर के बजाय इरविन को एक पर्सनल लेटर लिखा और तर्क के बजाय उनके जज्बाती पक्ष को संबोधित करना चाहा, लेकिन ये कोशिश भी फेल हो गई। और इससे पहले कुछ और हो पाता। अगले दिन सभी से छुपाकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं या गांधी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। भगत सिंह के पिता किशन सिंह संधू ने बाद में एक स्पीच में ये तक कहा था कि भगत सिंह ने उनसे कहा था कि आप चिंता मत करो, मुझे फांसी लग जाने दो, आप अपने जनरल यानी गांधी और कांग्रेस के नेताओं का समर्थन करो ताकि एक दिन ये देश आजाद हो सके। भगत सिंह की फांसी के बाद भी कांग्रेस के कराची रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस फांसी की निंदा की थी। ये सभी दस्तावेज आज भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं और इन्हें डिटेल में पढ़ा जा सकता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भगत सिंह के असेंबली वाले मामले में अरेस्ट होने के बाद से उनकी फांसी तक न सिर्फ वो कांग्रेस और महात्मा गांधी के लिए अहम थे, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने भी भगत सिंह के लिए आवाज उठाई। हमें ये बात समझनी होगी कि उस वक्त का माहौल आज के पॉलिटिकल माहौल जैसा नहीं था। सभी लोग अलग जरूर थे, लेकिन सभी का मकसद एक ही था। इसलिए सभी नेता और क्रांतिकारी चाहे एक दूसरे से मतभेद रखते हों, लेकिन एक दूसरे की इज्जत भी करते थे। वरना भगत सिंह लाला लाजपत राय की हत्या का बदला न लेते और गांधी भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए इरविन पर इतना दबाव न डालते। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।